हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में। अपने लास्ट लेक्चर में हम एनसीईआरटी के न्यूमेरिकल्स को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर तो अपना कंप्लीट हो गया था और शॉर्ट न्यूमेरिकल्स हमने ऑलमोस्ट सारे डिस्कस कर लिए थे। ओके बच्चों, एक बस और शॉर्ट न्यूमेरिकल बाकी रह गया, उसको मैं करा दूंगा आपको आगे के सेशन में। अभी चलते हैं एक्सरसाइज को डिस्कस करते हैं। तो एक्सरसाइज का बच्चों जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज चैप्टर 3। चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज का। एक्सरसाइज को बोल सकते हैं 3.1। 3.1 नंबर क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जांपल ऑफ मोशन कैन अ बॉडी बी कंसीडर्ड एज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। इनमें से किस केस में ऑब्जेक्ट को हम पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर कर सकते हैं? और अपने पास 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं। पहला जो पॉइंट है, फर्स्ट क्या है? रेलवे कैरेज मूविंग विदाउट जर्क बिटवीन टू स्टेशन। तो देखो बच्चों, सबसे पहले अपने को समझना ही होगा कि किस केस में हम ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑब्जेक्ट ट्रीट करते हैं और किस केस में ऑब्जेक्ट को क्या करते हैं, रिजिड बॉडी ट्रीट करते हैं। ठीक है ना? तो पॉइंट ऑब्जेक्ट बच्चों जनरली जब भी हम सिर्फ और सिर्फ बॉडी के लीनियर मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं, जब भी हम सिर्फ लीनियर मोशन के बारे में स्टडी कर रहे हैं और उसमें भी ऑब्जर्वर जो है वो बहुत दूर है, कहां से? उस ऑब्जेक्ट के पास से। ऑब्जर्वर जो है ऑब्जेक्ट से अगर बहुत दूर है, या फिर अगर हम सिर्फ और सिर्फ क्या लीनियर मोशन की बात कर रहे हैं, तो वहां पे तो ऑब्जेक्ट को अपने को पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसीडर करना ही है। और दूसरी बात, अगर बॉडी के मोशन में रोटेशन भी इन्वॉल्व हो, आप देखना कहीं पे भी अगर रोटेशन भी इन्वॉल्व होगा तो वहां पे उस सिचुएशन में अपने को ऑब्जेक्ट को पार्टिकल एज्यूम करके नहीं हम सॉल्व कर सकते हैं। वहां पे ऑब्जेक्ट को अपने को रिजिड बॉडी एज्यूम करना पड़ता है, बिकॉज जो रोटेशन होता है ना बच्चों, वो तभी पॉसिबल होता है जब नॉन कंकरेंट फोर्स पास हो। नॉन कंकरेंट फोर्स वो फोर्स होते हैं जो अलग अलग पॉइंट से पास होते हैं। ठीक है? तो ये तो एक बड़ा टॉपिक का, ये अलग डिस्कशन का टॉपिक है। जब रोटेशन आप पढ़िएगा, रिजिड बॉडी डायनामिक्स आप पढ़िएगा तो उस टाइम आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल बस इतना ध्यान रखिए कि स्पेशली जब भी लीनियर मोशन की बात हो रही हो, प्लेन मोशन की बात हो रही हो, सर्कुलर मोशन की बात हो रही हो, तो अपने को क्या करना है? अपने को ऑब्जेक्ट को पार्टिकल एज्यूम करना है। रोटेशन के केस में अपने को ऑब्जेक्ट को रिजिड बॉडी एज्यूम करना है। तो फर्स्ट जो ऑप्शन है बच्चों, उसमें क्या बोल रहा है कि रेलवे कैरेज है वो 2 स्टेशन के बीच में मूव कर रहा है। तो मान लो ये है स्टेशन ए और ये है स्टेशन बी। स्टेशन ए और स्टेशन बी के बीच में कोई भी रेलवे कैरेज मूव कर रहा है। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है कि दोनों स्टेशन के बीच की दूरी कितनी है। अगर दूरी बहुत ज्यादा है, अगर दूरी बच्चों क्या है, दोनों स्टेशन के बीच में बहुत ज्यादा है, तो उस सिचुएशन में, हालांकि रेलवे कैरेज एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है, लेकिन सिर्फ 2 स्टेशन लार्ज डिस्टेंस पे सेपरेटेड होते हैं, इसलिए इस डिस्टेंस के कंपेयर में अगर साइज ऑफ कैरेज को हम कंपेयर करेंगे तो अपने को मालूम चलेगा क्या कि साइज ऑफ कैरेज इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। कैसा है वो? पॉइंट ऑब्जेक्ट है। अब ग्रेविटेशन में जब ग्रेविटेशनल फोर्स फाइंड कीजिएगा बिटवीन अर्थ एंड मून, तो अर्थ एंड मून के बीच में जब ग्रेविटेशनल फोर्स हम फाइंड करते हैं ना बच्चों, तो वहां पे अर्थ और मून दोनों की हम पॉइंट ऑब्जेक्ट ही कंसिडर करते हैं। क्यों? साइज ऑफ अर्थ तो बहुत बड़ा है, साइज ऑफ मून भी बहुत बड़ा है। मतलब हम अर्थ पे रह रहे हैं, इस अर्थ का साइज रेडियस 6400 किलोमीटर, वेरी बिग साइज। लेकिन स्टिल अगर इस साइज को हम डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड सन या अर्थ एंड मून जब कंपेयर करते हैं तो हम पाते हैं क्या कि ये साइज बहुत छोटा है, और उस सिचुएशन में अपने को अर्थ को एक पॉइंट ऑब्जेक्ट मानना पड़ता है, जबकि हालांकि अर्थ क्या है, बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट है। ओके बच्चों, तो फर्स्ट केस में क्या था? कैरेज रेलवे का 2 प्लेटफॉर्म 2 स्टेशन के बीच में मूव कर रहा था, तो एक पॉइंट ऑब्जेक्ट है। दिस इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट। ऑप्शन 1 इज ट्रू। पॉइंट ऑब्जेक्ट क्यों है? बिकॉज सेपरेशन बिटवीन बोथ स्टेशन इज वेरी लार्ज एज कंपेयर टू साइज ऑफ ट्रेन। आप चाहिए तो इसमें स्टेटमेंट इसका लिख लीजिए, एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए। तो 1 इज ट्रू, एक्सप्लेनेशन इसका क्या हो जाएगा? तो एक्सप्लेनेशन हो जाएगा बच्चों, सिंस सेपरेशन बिटवीन both stations is very large as compared to size of carriage का स्पेलिंग देख लीजिएगा। therefore it will be considered as
पॉइंट ऑब्जेक्ट। इसको हम क्या मानेंगे बच्चों? पॉइंट ऑब्जेक्ट। ये अपना फर्स्ट ऑप्शन था। सेकेंड ऑप्शन जो है बच्चों वो बोल रहा है, इन सेकेंड ऑप्शन वी आर गिवन दैट ए मंकी इज सिटिंग ऑन टॉप ऑफ ए मैन साइक्लिंग स्मूथली ऑन अ सर्कुलर ट्रैक। ओके, चलिए बच्चों इसको जरा समझते हैं कि एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लीजिए क्या एक सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक पे एक आदमी क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। एक पर्सन है जो क्या कर रहा है? साइकिल चला रहा है। और इस पर्सन के ऊपर, मान लीजिए ये पर्सन है, इस पर्सन के ऊपर क्या है? एक मंकी बैठा हुआ है। ये मान लीजिए मंकी है। मंकी इज सिटिंग ऑन हेड ऑफ दिस पर्सन, और ये आदमी जो है बहुत ही स्मूथली साइकिल चला रहा है। तो यहाँ पे बच्चों दो केसेस बन सकते हैं। स्मूथली साइकिल चला रहा है ना, मतलब इसका मतलब ये हुआ कि सर्कल का रेडियस बहुत ही बड़ा है, उसको टर्न लेने में कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं हो रही है। अगर आप साइकिल चलाते होंगे बचपन में, जब आपने साइकिल चलाना सीखा होगा तो उस टाइम याद कीजिए, जैसे छोटा टर्न पे अपने को साइकिल टर्न करना होता था तो हम क्या होते थे? अनबैलेंस होकर के गिर जाते थे। बड़े टर्न पे बहुत आसानी से टर्न कर ले रहे थे, लेकिन छोटे टर्न पे अगर साइकिल को टर्न करना होता था तो हम बहुत ही क्या होते थे वहां पे? अक्सर गिर जाया करते थे। बचपन में सबके साथ ऐसा होता है। आजकल के तो बच्चे को साइकिल चलाने के लिए क्या वो 4 व्हील वाला साइकिल दे दिया जाता है, तो वो लोग वो चीज एक्सपीरियंस नहीं करते होंगे। शायद आपने भी नहीं एक्सपीरियंस किया होगा। हम लोग तो 2 व्हील वाले साइकिल पे ही सुबह बचपन से स्टार्ट किए थे सीखना। ठीक है, तो वहां पे क्या होता है? जैसे ही छोटा टर्न रहता है तो हम गिर जाते हैं। छोटे टर्न के केस में क्या होता है? छोटे टर्न के केस में वो अलग एक मैकेनिक्स का हो जाएगा। न्यूटन लॉ के बाद आपको पढ़ाएंगे हम कभी, क्योंकि उसके लिए बहुत सारे फोर्सेस को जानना पड़ेगा। सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू वहां पे लगने लगता है, और सेंट्रीपिटल फोर्स जो क्या होता है? mv²/r। जितना ही छोटा r का वैल्यू उतना ही ज्यादा फोर्स होगा और उतना ही ज्यादा चांस रहेगा गिरने का। समझ में आ रहा है ना? r का वैल्यू हम बढ़ाते जाए, बहुत ज्यादा करती है तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का वैल्यू कम हो जाएगा, तो साइकिल क्या चलेगा? स्मूथली चलेगा। तो यहाँ पे बच्चों इंफॉर्मेशन में अपने को दिया हुआ था इज राइडिंग साइकिल स्मूथली, साइकिलिंग स्मूथली चला रहे हैं। मतलब इसका क्या हुआ? ये जो रेडियस है ये ज्यादा है, रेडियस का वैल्यू ज्यादा है, और उस सिचुएशन में आप क्या इल्यूम कर सकते हैं? ये टोटल पाथ वो कवर कर रहे हैं। वो कितना कवर करेंगे? इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल 2πr। तो ये वैल्यू और ज्यादा होगा। और उससे अगर कंपेयर करेंगे साइज ऑफ मंकी की, तो साइज ऑफ मंकी अलोंग विथ दिस पर्सन हु इज साइकिलिंग, तो हम क्या कंसिडर करेंगे? पॉइंट ऑब्जेक्ट कंसिडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस अगेन बहुत ज्यादा है कंपेयर टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना बच्चों? तो सेकेंड ऑप्शन इज ऑल्सो ट्रू। एंड यहाँ पे आप एक्सप्लेनेशन में क्या लिख सकते हैं? यू कैन राइट दैट इन दिस केस सिंस person is cycling very smoothly, this means that radius of track on which he is cycling is large, and for this reason he is in one revolution he is displacing, he is covering large distance compared to size of him and monkey. Therefore monkey along with this person will be treated as a point object in this case. ओके बच्चों, आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फर्स्ट केस क्लियर, सेकंड केस क्लियर। यानी फर्स्ट एंड सेकंड इन बोथ केसेस वी कैन कंसीडर ऑब्जेक्ट एज पॉइंट ऑब्जेक्ट। नाउ मूविंग टुवर्ड्स आवर थर्ड ऑप्शन, एंड थर्ड ऑप्शन इज सेइंग दैट स्पिनिंग क्रिकेट बॉल दैट टर्न्स शार्पली ऑन हिटिंग ग्राउंड। ये देखो बहुत ही क्लासिक, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, ध्यान से सही बच्चे देखेंगे इसको। थर्ड केस में क्या बोल रहा है कि एक क्रिकेट बॉल स्पिन करते हुए ग्राउंड से जाके टकराता है, और क्या होता है? उसके बाद वो टर्न होता है। तो चलिए इस वाले सिचुएशन को देखते हैं। मान लीजिए एक क्रिकेट बॉल है, तो क्रिकेट बॉल है तो स्पिन करते हुए जा रहा है। जो स्पिनर होते हैं वो क्या करते हैं? वो बॉल को जर्क करके देते हैं ना, थ्रो करने वक्त, तो उस जर्क के कारण क्या होता है? ऐसा टर्न होते हुए जाता है। अब टर्न होते हुए बॉल जब जाता है बच्चों, और ग्राउंड को जैसे ही हिट करता है, तो इसके स्पिन में डिफरेंस आता है। स्पिन में डिफरेंस क्यों आता है? क्योंकि यहाँ पे जो ग्राउंड जो है ना, ये इसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई करता है। तो ओवरऑल अगर आप इस क्वेश्चन को देखेगा, फिलहाल तो आप इसके मैकेनिक्स को नहीं समझ सकते हैं क्योंकि आपने टॉर्क नहीं पढ़ा है, आपने रोटेशन के बारे में कुछ भी नहीं पढ़ा है। आगे चैप्टर जब मिलेगा अपने रोटेशन का, रिजिड बॉडी डायनामिक्स का, तो वहां पे बहुत अच्छे से ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। फिलहाल बस आप ध्यान रखिए क्या कि इन दिस केस रोटेशन इज इन्वॉल्व। रोटेशन हो रहा है ना, बॉल स्पिन कर रहा है मतलब रोटेट कर रहा है अपने सेंटर के अलाउंग, तो रोटेशन इज इन्वॉल्व। देयरफॉर हम क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है वो पार्टिकल नहीं है, वो एक रिजिड बॉडी है। अब सोचिए, कहाँ रेलवे का कैरेज, इतना बड़ा ऑब्जेक्ट, उसको हम वहां पे पार्टिकल मान रहे थे, और इतना छोटा ऑब्जेक्ट क्या है?
एक क्रिकेट का बॉल बहुत छोटा ऑब्जेक्ट होता है, वो उसको हम क्या मान रहे हैं, उसको हम रिजिड बॉडी मान रहे हैं। ध्यान रखना बच्चों, जब भी रोटेशन इन्वॉल्व हो क्वेश्चन में, उस ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल नहीं मानेंगे, उस ऑब्जेक्ट को हम रिजिड बॉडी मानेंगे। तो सिंस बॉडी इज रोटेटिंग, बॉडी इज रोटेटिंग एंड आफ्टर collision with ground, after collision with ground, its rotational या its sense of rotation changes, rotation changes, therefore this body या this object cannot be treated as पार्टिकल। इसको हम पार्टिकल ट्रीट नहीं कर सकते हैं बच्चों, एक रिजिड बॉडी हम इसको मानते हैं। एक क्रिकेट बॉल है ना, तो हो सकता है इसमें फ्रिक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर लगेगा, इसका वेट नीचे लग रहा होगा, ये इधर स्पिन कर रहा होगा, तो ये वाला फोर्स देखिए इस पॉइंट से पास हो रहा है, जबकि ये वाला फोर्स इस पॉइंट से पास हो रहा है। तो फोर्सेज यहाँ पे क्या होंगे, अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे होंगे, ठीक है ना बच्चों। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, रोटेशन ही कंसिडर करेंगे इसको। रोटेशन जब भी कंसिडर करेंगे तो पार्टिकल को अपने को पॉइंट नहीं मानना है, पार्टिकल को अपने को रिजिड बॉडी मानना है। ऑब्जेक्ट को अपने को पॉइंट ऑब्जेक्ट नहीं मानना है, पार्टिकल नहीं मानना है, ऑब्जेक्ट को अपने को रिजिड बॉडी मानना है। सो ऑप्शन 3 इज नॉट करेक्ट फॉर दिस सिचुएशन, ठीक है। ऑप्शन 3 में पार्टिकल नहीं है, दैट इज अ रिजिड बॉडी। नाउ मूविंग टुवर्ड्स फोर्थ ऑप्शन, एंड फोर्थ ऑप्शन सेइंग दैट टम्बलिंग बीकर दैट हैज स्लिप्ड फ्रॉम एज ऑफ अ टेबल। इस केस में बच्चों क्या बोल रहा है कि एक बीकर को हम टेबल पे रखे हुए हैं और वो बीकर जो है वो टेबल पर से स्लिप करके गिर रहा है। चलिए इस सिचुएशन को भी देखते हैं। देखो बच्चों, मान लो ये टेबल है, ये क्या है, ये टेबल है, तुम टेबल हो, ओके बच्चों। और यहां पे बीकर रखा हुआ है, यहां पे बीकर रखा हुआ है। मान लीजिए इसमें पानी भरे हैं, हो सकता है पानी भरे भी हो सकता है पानी नहीं भरे हो, आप बस बीकर रखा हुआ है। तो जब ये टेबल से गिरेगा तो इसके मोशन को आप स्टडी कीजिएगा ध्यान से, तो आपको मालूम चलेगा कि जो बीकर है वो कुछ ऐसे होते हुए क्या करेगा, ऐसे होते हुए टेबल से गिरेगा। शुरुआत में ऐसा था, उसके बाद टेबल से गिर रहा है ना, तो टिल्ट होके गिरेगा। अब टिल्ट होके बच्चों गिर रहा है, तो यहाँ पे भी इधर की तरफ एमजी लगता है, इधर की तरफ नॉर्मल लगता है, बहुत सारे इसमें क्या आते हैं, बहुत सारे कॉन्सेप्ट आते हैं। यहाँ पे भी इसको हम क्या करेंगे, पार्टिकल नहीं कंसीडर करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी हम देखा है रोटेशन हो रहा है ना, रोटेशन हो रहा है मतलब क्या होगा, कुछ ना कुछ नॉन कंकरेंट फोर्सेज लग रहे होंगे। नॉन कंकरेंट फोर्सेज मतलब वैसे फोर्सेज जो अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे होंगे। और जब फोर्सेज बच्चों अगर अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं तो उस ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल कैसे बोल सकते हैं। पार्टिकल मीन्स क्या हो गया, ऑब्जेक्ट विच इज हैविंग अ सिंगल पॉइंट। वो ऑब्जेक्ट जिसको बस एक पॉइंट के मात्र का है उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टिकल बोलते हैं। और यहाँ पे तो रोटेशन हो रहा है, रोटेशन मतलब नॉन कंकरेंट फोर्स लग रहा है। नॉन कंकरेंट फोर्स मतलब ऐसे फोर्सेज जो अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं। और जब फोर्सेज बच्चों अलग अलग पॉइंट से पास हो रहे हैं, मींस दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट अ पार्टिकल, दिस विल बी ट्रीटेड एज अ रिजिड बॉडी। ओके बच्चों, क्लियर है क्या ये? यहाँ पे भी इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भी इसको कॉम्प्लेक्स बॉडी हम मानेंगे एंड देन इसको हम सोल्व करेंगे। तो इन दिस केस दिस इज नॉट अ पार्टिकल, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्टिकल, दिस इज ऑल्सो नॉट पार्टिकल। क्या है ये फिर, पार्टिकल नहीं है तो क्या है बच्चों, बिकॉज क्यों नहीं है पार्टिकल, बिकॉज रोटेशन इज टेकिंग प्लेस, रोटेशन इज टेकिंग प्लेस, रोटेशन हो रहा है इसलिए क्या है, ये पार्टिकल नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 3.1 अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको इसमें डाउट फिर भी रह गया तो मैं यही सजेस्ट करूंगा एक बार फिर से वीडियो को बैक करके देखिए। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3.2 पे। ओके बच्चों, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3.2 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 3.2 इज सेइंग दैट पोजीशन टाइम xt ग्राफ ऑफ 2 चिल्ड्रन A and B returning from their school which is given by O, school O to their home P and Q respectively are shown in diagram। मतलब देखो बच्चों, अपने को जो डायग्राम है इसमें पोजीशन टाइम ग्राफ दिया हुआ है
दो ऑब्जेक्ट का, दो बच्चों का, दोनों बच्चे क्या कर रहे हैं, स्कूल से घर के लिए जा रहे हैं। छुट्टी हो गई स्कूल से, उस पर कहां जा रहे हैं, ये घर पे जा रहे हैं। तो ये है ऑब्जेक्ट ए का मोशन का पाथ, और ये है बच्चों ऑब्जेक्ट बी के मोशन का पाथ। ये बी के मोशन का पाथ है और ये ए के मोशन का पाथ है। जो ए का घर है बच्चों वो पॉइंट पी के पास है, और बी का घर है कहां पे है, वो क्यू के पास है। ऐसा ग्राफ अपने को दे दिया है। दो बच्चे हैं, एक ए दूसरा बी। इधर की तरफ टाइम है और इधर की तरफ पोजीशन। वाई एक्सिस पे क्या लिया है, पोजीशन लिया है, तो इसको एक्स से डिनोट कर रहा है। इधर टाइम एक्सिस, पोजीशन एक्सिस। अब अपने से क्या क्या पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले अपने से क्वेश्चन में पूछा है कि A/B यानी ए और बी लिव क्लोजर टू स्कूल देन बी और ए। मतलब इन दोनों में से स्कूल के नजदीक कौन रहता है। तो ये स्कूल तो यहाँ पे है, ओ के पास क्वेश्चन बोल रहा है क्या, स्कूल है। तो हम क्लियर देख पा रहे हैं ओ से पी की दूरी कम है एंड ओ से क्यू की दूरी क्या है, ज्यादा है। तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे कि पी नजदीक है, क्यू दूर है, इसलिए ए जो है, पी किसका घर है, ए का घर है, और क्यू किसका घर है, बी का घर है। तो ए लिव्स क्लोजर देन बी, ठीक है ना। ए लिव्स क्लोजर देन बी फ्रॉम स्कूल, यानी ए जो है वो बी से ज्यादा नजदीक रख रहा है। ऑप्शन में दिया हुआ है A/B लिव्स क्लोजर टू स्कूल देन B/A। तो A लिव्स क्लोजर देन B, ठीक है ना। शुरुआत में A टिक करेंगे और बाद वाले में क्या टिक करेंगे, B टिक करेंगे। ओके बच्चों, दिस इज आंसर ऑफ आवर फर्स्ट क्वेश्चन। Friends, now moving towards second part of this question, and second part of question is saying that A/B starts from school earlier than B/A, यानी A और B में से पहले स्कूल से कौन स्टार्ट कर रहा है। तो बच्चों क्लियरली दिख रहा है कि A यहां पे स्टार्ट किया है जबकि B यहां पे स्टार्ट किया है। यानी A जो है वो t=0 पे स्टार्ट कर दिया, जबकि B उसके बाद के किसी टाइम पे स्टार्ट किया अपना मोशन स्कूल के पास से। या फिर आप बोल सकते हैं A जो है छुट्टी होते ही स्कूल से बाहर निकल गया है, और B क्या किया है, छुट्टी के बाद अपने सर से किसी डाउट को डिस्कस किया है, और डाउट को डिस्कस करने के बाद वो स्कूल से निकला है। तो ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है कि A स्कूल से पहले निकला है कंपेयर टू B। सो आंसर विल बी A स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन B। तो B का आंसर क्या हो जाएगा, A स्टार्ट्स फ्रॉम स्कूल अर्लियर देन बी से ए पहले स्टार्ट हो रहा है। ऑप्शन सी पे चलते हैं बच्चों। तो सी में क्या बोल रहा है, A/B वॉक्स फास्टर देन B/A, यानी ए और बी में से ज्यादा तेज कौन चल रहा है। ठीक है, ज्यादा तेज चलना बच्चों मतलब क्या हुआ, ज्यादा वेलोसिटी होना। एंड दिस इज पोजीशन टाइम कर्व। तो वी नो दैट स्लोप ऑफ पोजीशन टाइम कर्व, पोजीशन टाइम ग्राफ गिव्स वेलोसिटी। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या रहता है बच्चों, तो वेलोसिटी देता है। अब यहां पे एंगल की बात करेंगे तो ये वाला एंगल θ1 है और ये वाला एंगल क्या है बच्चों, θ2 है। या फिर इसका नाम θ1 दे दीजिए, इसका नाम क्या दे दीजिए, θ2 दे दीजिए। तो θ1 जो है इज लेस देन θ2। θ1 का वैल्यू कम है θ2 से, ये वाला एंगल कम होगा, ये वाला एंगल क्या होगा, ज्यादा होगा। मतलब θ1 अगर कम है तो θ1 क्या देगा, स्लोप ऑफ ए जो है बच्चों वो कम है स्लोप ऑफ बी के। मैं आपको बताया था पहले कि जितना ही ज्यादा ये वाला एंगल होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, स्लोप होगा। 0 से 90 के बीच में, 0 से 90 के बीच में जितना ही बड़ा एंगल रहेगा उतना ही ज्यादा क्या रहेगा, स्लोप रहेगा। यानी बी लाइन का स्लोप ज्यादा है ए लाइन के कंपेयर में। और स्लोप बच्चों क्या दे रहा है, तो स्लोप वेलोसिटी दे रहा है। इसमें बोलेंगे वेलोसिटी ऑफ ए इज लेस देन वेलोसिटी ऑफ बी। मतलब बी ज्यादा तेज चल रहा है, ए स्लो चल रहा है, या ए स्लो चल रहा है, बी ज्यादा तेज चल रहा है। तो अपने को इसमें से ऑप्शन में सिलेक्ट करना है क्या, A/B वर्क्स फास्टर देन B/A। तो ए जो है बच्चों वो स्लो चल रहा है, बी फास्ट चल रहा है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, बी वर्क्स फास्टर देन ए। बी वर्क्स फास्टर देन ए। नाउ मूविंग टुवर्ड्स ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बच्चों बोल रहा है A and B रीचेज होम एट सेम और डिफरेंट टाइम।
तो क्लियरली दिख रहा है बी जो है वो इस टाइम पे घर पे पहुंचा है, घर का पोजीशन ये है ना, तो बी इस टाइम पे घर पे पहुंचा है, जबकि ए जो है बच्चों वो इस वाले टाइम पे घर पे पहुंचा है। तो दोनों अलग अलग टाइम पे पहुंच रहे हैं। अगर एक ही टाइम पे पहुंचते तो इस वाले एक्सिस पे दोनों का कोऑर्डिनेट क्या होता, सेम हो जाता। तो क्लियर दिख रहा है कि बी जो है वो पहले पहुंच रहा है, ए जो है वो बाद में पहुंच रहा है। तो यहाँ पे अपने को जो सिलेक्ट करना होगा डी में, ए बी रीचेज होम एट डिफरेंट टाइम। इसका आंसर क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो डी पार्ट का आंसर क्या हो गया बच्चों, डिफरेंट। ओके बच्चों, अब चलते हैं पार्ट ई ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट ई ऑफ दिस क्वेश्चन सेज दैट ए स्लैश बी ओवरटेक्स बी स्लैश ए ऑन द रोड। ए स्लैश बी, ए और बी में से कौन एक दूसरे को ओवरटेक कर रहा है। तो बच्चों हम देख रहे हैं कि इस पॉइंट पे दोनों ऑब्जेक्ट एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे हैं। अब एक ही टाइम पे एक ही पोजीशन पे मतलब यहां वो मिल रहा है, और साथ ही साथ ए ने अपना मोशन पहले स्टार्ट किया, बी ने अपना मोशन बाद में स्टार्ट किया। इसके बावजूद भी दोनों अगर एक पॉइंट पे मिल रहे हैं, मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे बच्चों बी जो है वो ए को ओवरटेक कर रहा है। बी क्या कर रहा है, ए को ओवरटेक कर रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, तो इसका आंसर होगा ई का कि बी ओवरटेक्स ए, बी ओवरटेक्स ए, और कितना बार, तो एक बार, वंस। ठीक है ना, बी ओवरटेक्स ए वंस। बी जो है वो एक बार ए को ओवरटेक कर रहा है। 2-3 बार ओवरटेक करते तो बीच में भी फिर से दोनों कहीं ना कहीं मिलते, दोनों का कॉमन पॉइंट होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम क्या बोलेंगे कि बी जो है वो ए को एक बार ओवरटेक कर रहा है। ओके बच्चों, तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 3.2 ऑफ एनसीईआरटी। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके बच्चों, थोड़ा फास्ट लिखिएगा। नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 3.3। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सीखिएगा, बहुत कुछ सिखाएगा आपको। क्वेश्चन नंबर 3.3 देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन इज अ वुमन स्टार्ट्स फ्रॉम हर होम एट 9 AM, यानी 9 AM पे, 9 AM पे वुमेन जो है वो घर से चल रही है। ठीक है बच्चों, और उसके बाद क्या बोल रहा है, वॉक्स एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चली, 5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से वो चली ऑन स्ट्रेट रोड अप टू हर ऑफिस 2.5 किलोमीटर अवे। यानी घर से जो ऑफिस है बच्चों वो 2.5 किलोमीटर की दूरी पे है। तो वो कहां पहुंच गई, वो पहुंच गई ऑफिस। बहुत बढ़िया। उसके बाद क्या बोल रहा है, स्टेज एट ऑफिस अप टू 5 PM, यानी 5 बजे तक वो ऑफिस में रह रही है। एट ऑफिस अप टू 5 PM। उसके बाद क्या बोल रहा है कि एंड रिटर्न्स होम बाय एन ऑटो विथ स्पीड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर, यानी 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो घर को रिटर्न हो रही है। मतलब रिटर्न हो रही है तो उल्टा बना दीजिए आप, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से आई है और ये होम है उसका, तो घर को रिटर्न हो रही है कितना के स्पीड से, तो 25 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से। ओके बच्चों, तो आगे बोल रहा है चूज सुटेबल स्केल एंड प्लॉट एक्सटी ग्राफ फॉर हर मोशन, यानी एक पार्टिकुलर कोई भी सुटेबल स्केल आप चूज कर लीजिए, सेलेक्ट कर लीजिए, और एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ इस औरत का बना दीजिए। चलिए, बहुत आसान है, बहुत आसान है। देखो बच्चों कैसे क्या करते हैं। यहाँ पे 2.5 किलोमीटर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कवर हुआ है। तो यहां पे जो स्पीड होगा, स्पीड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है बच्चों, 2.5 किलोमीटर, स्पीड इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। तो 2.5 किलोमीटर, टाइम का वैल्यू मानते हैं कितना है, T1 है, और स्पीड का वैल्यू दिया हुआ है कितना, 5 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से बच्चों T1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2.5 by 5 दैट इज इक्वल टू 0.5
आवर, आधे घंटे का टाइम लगेगा। 9 बजे घर से चली है तो 9:30 पे वो ऑफिस में है। 9:30 में बच्चों वो कहाँ है, ऑफिस में है। फिर 5 बजे ऑफिस से निकल रही है, 5 PM पे क्या कर रही है वो ऑफिस से रिटर्न हो रही है। एंड वाइल रिटर्निंग मानते हैं कि उसका स्पीड कितना है, वाइल रिटर्निंग आने वक्त मानते हैं बच्चों कितना T1 टाइम लगा, तो जाने वक्त उसको टाइम कितना लगा है T2 टाइम। तो लेट सी टेक्स T2 टाइम टू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस, टू रिटर्न फ्रॉम ऑफिस। ऑफिस से रिटर्न होने के लिए उसको कितना का टाइम लग रहा है बच्चों, T2 टाइम लग रहा है। अब चलिए ये टाइम फाइंड करते हैं। तो अगेन टाइम विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बाई स्पीड, and while returning from office she have to cover same distance, that is 2.5 kilometer, and at this time she is going with ऑटो से जा रही है, तो इस पर इसका स्पीड कितना है 25 किलोमीटर पर आवर। इसको बच्चों हमने डिवाइड कर दिया 25 से, तो दिस विल बी इक्वल टू 1/10 आवर और 0.1 आवर। ओके ना बच्चों, तो दिस इज 1/10 आवर और 0.1 आवर। तो ये बच्चों अपना उसका मोशन को हमने एनालाइज कर दिया। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर सकते हैं क्या बच्चों, कि 9 बजे से 5 बजे तक, 9:30 से 5 बजे तक वो कहाँ है, ऑफिस में है। तो इस बीच में वो टोटल कितने आवर के लिए ऑफिस में रखी रही है, तो 9 से 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5 कितना हो गया 8 आवर। तो 9 से लेकर के 5 बजे तक तो 8 आवर होगा, लेकिन वो 9:30 से रह रही है ऑफिस में, तो ऑफिस में वो कितना देर के लिए रह रही है, तो सी स्टेज एट ऑफिस फॉर, स्टेज एट ऑफिस फॉर 7.5 आवर। 7.5 आवर का मतलब क्या हुआ, 7 घंटे 30 मिनट। ओके बच्चों, अब इसका अपने को पोजीशन टाइम ग्राफ बनाना है। तो चलिए अब इसका पोजीशन टाइम ग्राफ बनाते हैं। बच्चों क्वेश्चन में आपको बुक में क्लियरली गिवन दिया हुआ है क्या, कि आप एक अपने मन से कोई भी सुटेबल स्केल लेकर के बना सकते हैं। तो डिफरेंट बॉडी, डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट टाइप ऑफ ग्राफ। कोई मीटर पर सेकेंड वर्सेस मीटर वर्सेस सेकेंड में उसका ग्राफ बना दे पोजीशन टाइम, कोई किलोमीटर पर आवर में उसका ग्राफ बनाए। हम बच्चों किलोमीटर पर आवर में बना रहे हैं, ठीक है। तो पोजीशन को हम किलोमीटर से डिनोट कर रहे हैं। घर ओरिजिन कहाँ है उसका बच्चों, हम ओ पे ओरिजिन को दिखाएं, उसके घर पे दिखा रहे हैं, और टाइम को किस में दिखा रहे हैं बच्चों, हम लोग आवर में दिखा रहे हैं। इधर हमने किलोमीटर को दिखाया, एक्स से किलोमीटर पे दिखा रहे हैं। अब देखिए t इक्वल टू 0 पे हम 9 AM को क्या मान रहे हैं, t इक्वल टू 0 मान रहे हैं। t इक्वल टू 0 को घर पे है, और आधे घंटे बाद वो घर से 2.5 किलोमीटर आगे है, मतलब ये वैल्यू 2.5 किलोमीटर मान लो। ये कितना है, दिस इज 2.5 किलोमीटर, और आधे घंटे बाद मतलब ये दिस इज 0.5 आवर। ओके बच्चों, इतना देर बाद वो कहाँ है, तो इतना देर बाद वो अपने ऑफिस में पहुंच गए, और कांस्टेंट वेलोसिटी से गई है, बात करते हुए गई है, तो क्या रहेगा, स्ट्रेट लाइन। फॉर कांस्टेंट वेलोसिटी पोजीशन टाइम ग्राफ इज स्ट्रेट लाइन। फिर उसके बाद ऑफिस में रुकी हुई है, कितने देर के लिए रुकी हुई है, तो 7.5 घंटे के लिए, 7.5 आवर के लिए। तो यहां से 7.5 आवर आगे जाएंगे, मतलब अप टू 8 आवर, 8 आवर तक। ये 0 आवर था, ये क्या हो गया 8 आवर, इन दोनों के बीच का गैप कितना है 7.5 आवर। 8 आवर तक वो ऑफिस में रुकी हुई है, तो ये ग्राफ दिस विल बी स्ट्रेट लाइन। एंड देन अगेन वहां से क्या कर रही है, ये रिटर्न हो रही है। तो जब रिटर्न हो रही है बच्चों, तो व्हाइल रिटर्निंग शी टेक्स 0.1 आवर। तो ये 8 है, तो 8 प्लस 0.1 कितना होगा 8.1, दिस इज 8.1 आवर। यहाँ पे वो रिटर्न हो गई है घर के पास, घर ओरिजिन के पास, तो रिटर्निंग के वक्त ये लाइन आ जाएगा। तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ दैट लेडी, उस औरत का पोजीशन टाइम ग्राफ क्या हुआ, ये वाला होगा। ओके बच्चों, आई होप आपको ये क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। जल्दी से इसको नोट कीजिए, फिर चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल पे। थोड़ा फास्ट नोट करिए सही बच्चे। ओके बच्चों, अब चलते हैं इसके बाद। अगर आप नोट नहीं कर पाए होइएगा तो वीडियो रोक लीजिएगा, फिर नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। नाउ मूविंग टुवर्ड्स क्वेश्चन नंबर 3.4। अब देखिए बच्चों 3.4 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 3.4 नंबर क्वेश्चन बच्चों बोल रहा है, अ ड्रंकर वॉकिंग ऑन अ
नैरो लेन टेक्स 5 स्टेप फॉरवर्ड एंड 3 स्टेप बैकवर्ड। मतलब एक शराबी है, शराब पी लिया है, ठीक है, एक शराबी है बच्चों, वो क्या बोल रहा है, एक बहुत ही पतले रास्ते पे चल रहा है, और पतले रास्ते में जब वो चल रहा है तो 5 कदम आगे चल रहा है और फिर उसके बाद 3 कदम पीछे चल रहा है, ठीक है ना, पूरा मजे में है वो। 5 कदम आगे 3 कदम पीछे, 5 कदम आगे चल रहा है, 3 कदम पीछे चल रहा है। उसके बाद क्या बोल रहा है, ईच स्टेप इज 1 मीटर लॉन्ग एंड रिक्वायर्ड 1 सेकेंड। हर एक कदम जो है उसका वो 1 मीटर का है और एक सेकेंड के बाद वो फिर क्या कर रहा है, दूसरा स्टेप ले रहा है, यानी एक स्टेप मूव करने में उसको 1 सेकेंड का टाइम लग रहा है। आगे बोला प्लॉट एक्सटी ग्राफ ऑफ हिज मोशन। उसके मोशन का पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट कीजिए। डिटरमाइन ग्राफिकली एंड अदरवाइज हाउ लॉन्ग ड्रंकर टेक टू फॉल इन अ पिट 13 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्ट पॉइंट। मतलब जहां से वो शराबी चलना चालू कर रहा है उससे 13 मीटर के डिस्टेंस पे क्या है, एक गड्ढा है, ठीक है बच्चों। तो कितने देर बाद जाकर के वो उस गड्ढे में गिरेगा, पहले तो ये बताना है। उसका पोजीशन टाइम ग्राफ भी बनाना है और पूछ रहा है क्या, कितने देर बाद जाकर के वो गड्ढे में गिरेगा। इसको आइदर आप ग्राफिकली सोल्व करके बताइए या फिर किसी और मेथड से सोल्व करके बताइए। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं, कोशिश करते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग ये क्वेश्चन है। देखो बच्चों, ये हुआ रोड, पतला सा रोड है, ये है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। एक मिनट रुकिए, मुझे फिर से रीड्रॉ करना पड़ेगा। ये 3 मीटर दूर था ना गड्ढा, 11 मीटर 13 मीटर अवे फ्रॉम स्टार्ट से 13 मीटर पे था। ओके, तो दिस इज 11 12 एंड 13। मतलब यहां से चलना चालू कर रहा है, जैसे ही यहां पे जाएगा वो क्या होगा, गड्ढे में गिर जाएगा। अब उसके मोशन को आप ध्यान से देखिएगा तो शुरुआत में 5 सेकेंड वो स्ट्रेट चला है, 5 सेकेंड में 5 मीटर आगे जाएगा और फिर यहां से 3 मीटर पीछे जाएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? यानी बिटवीन 0 to 8, बिटवीन 0 to 8 सेकेंड, 0 से 8 सेकेंड के बीच में बच्चों हम क्या बोल सकते हैं, उसका जो डिस्प्लेसमेंट है S1 वो कितना है, वो 2 मीटर है। 2 मीटर क्यों है, क्योंकि बच्चे वो जो है वो 5 मीटर आगे गया है और 3 मीटर पीछे आया है। तो 5 मीटर आगे गया, 3 मीटर पीछे आ गया, तो टोटल कितना आगे गया, तो 2 मीटर के लिए वो आगे गया है। अगला चलते हैं, फिर उसके बाद चलते हैं बिटवीन 8 to 16 सेकेंड, 8 से 16 सेकेंड के बीच में जब हम बात करेंगे तो फिर से यहां से 5 मीटर आगे जाएगा, 1 2 3 4 5 यहां पे जाएगा और यहां से 3 पीछे आएगा, 1 2 3, यानी वो कहां पे रहेगा, S2 विल बी इक्वल टू, फिर 2 मीटर आगे पड़ा है तो 2 मीटर प्लस 2 मीटर यानी 4 मीटर पे है। इस बार वो 5 कदम बच्चों आगे गया है और 3 कदम पीछे आया है। ओके बच्चों, उसके बाद फिर बिटवीन 16 to 24 सेकेंड, 16 से 24 सेकेंड के बीच में S3 कितना हो जाएगा, तो S3 विल बी 6 मीटर। इस बार भी वो 5 मीटर आगे जाएगा और 3 मीटर पीछे आएगा, ठीक है, तो 5 4 9 ही रहेगा, ठीक है। तो फिर से वो 6 पे आ गया। फिर अगले टाइम पे चलते हैं बिटवीन 24 to 24 32 सेकेंड, 24 to 32 सेकेंड के बीच में बच्चों वो फिर से S4 कितना कवर करेगा, तो अब देखिए अब वो 6 मीटर पे आ गया है और 6 मीटर के बाद 6 और 5 करेंगे, 6 5 11, अभी मंजिल नहीं पहुंची है, तो यहाँ पे फिर से वो 2 मीटर आगे गया है, तो 6 + 2 दैट इज 8 मीटर पे होगा, यानी 5 मीटर इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड अगेन 3 मीटर इन बैकवर्ड डायरेक्शन। इसके आगे बच्चों हम चलते हैं तो इसके आगे देखिए क्या हो रहा है, फिर से बिटवीन 42 सेकेंड टू, अब ये 8 पे है, 9 10 11 12 13। अब 8 पे पहुंच जाने के बाद एक कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, चौथा कदम, 5वां कदम, ये 5 मीटर आगे चलेगा और इसके बाद उसको पीछे चलना था 3 कदम, इसके बाद फिर से उसको क्या करना था, पीछे चलना था
5 स्टेप आगे 3 स्टेप पीछे। तो जैसे ही बच्चों वो 5 स्टेप आगे गया, यहाँ पे गड्ढा था और गड्ढा में जाकर के वो गिर गया, और जब गिर जाएगा तो फिर पीछे तो चलेगा नहीं, वो अपना मोशन भूल जाएगा। क्यों? क्योंकि वो शराब पिए हुए है, वो शराबी है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे क्या हुआ, जाकर के यहाँ पे वो गिर गया। अब यहाँ पे वो गिर गया तो यहाँ पे उसका मोशन क्या हो रहा है, फिनिश हो रहा है। तो मतलब थर्ड वाले आखिरी वाले स्टेप में हम 32 से 40 सेकंड नहीं लेंगे, बल्कि 32 प्लस 5 में जाके अपना मोशन रुक रहा है। तो 32 से 37 सेकंड के बीच में S5 उसने ट्रेवल किया, और कितना ट्रेवल किया, तो 8 से 8 प्लस 5 दैट इज इक्वल्स टू 13 मीटर। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे पहला तो क्वेश्चन ये पूछा हुआ था कि कितने देर के बाद वो जाकर के गड्ढे में गिरेगा। तो आंसर इज ही विल फॉल इन पिट आफ्टर 37 सेकेंड। 37 सेकेंड के बाद वो जो पर्सन है वो जाकर के बच्चों गड्ढे में गिर जाएगा। नाउ सेकेंड पार्ट ऑफ क्वेश्चन इज आस्किंग दैट प्लॉट इट्स पोजीशन टाइम कर्व, यानी उस शराबी का पोजीशन टाइम कर्व बनाइए। तो चलिए पोजीशन टाइम कर्व बनाते हैं। देखो बच्चों, हमने y एक्सिस पे पोजीशन ले लिया है और x एक्सिस पे टाइम ले लिया है। पोजीशन को हम मीटर में रखे हुए हैं और टाइम को हम सेकेंड में रखे हुए हैं। पोजीशन को किस में रखे हुए हैं, मीटर में रखे हुए हैं, और टाइम को बच्चों हम सेकेंड में रखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो जल्दी से आप भी एक्सिस प्लॉट कीजिए। अब इसके बाद देखिए क्या 0 सेकेंड पे कहां पे था, 0 पे था। 5 सेकेंड बाद 5 सेकेंड में 5 मीटर पे पहुंचा है। तो शुरुआत से 0 से लेकर के मान लीजिए दिस इज 5 सेकेंड। अगर ये 5 सेकेंड है बच्चों, तो 5 सेकेंड पे उसका पोजीशन कहां पे है, तो 5 सेकेंड बाद वो 5 कदम आगे गया था, यानी 5 पे है। यानी इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो ये पॉइंट अपने को मिला। कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, हर एक 1 सेकेंड में 1 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट रहेगा। उसके बाद बच्चों बोल रहा है क्या कि अगले 3 सेकेंड में वो पीछे आया है, तो 5 प्लस 3 कितना हो गया, 8 सेकेंड, और 8 सेकेंड पे उसका पोजीशन कितना है, 2 मीटर है। तो 5 यहां पे है तो 2 तो इसके नीचे होगा, मतलब यहां पे कहीं, तो 8 सेकेंड पे क्या हो गया, वो यहां आ गया। इसके बाद फिर से इस वाले पार्ट के लिए ग्राफ बनाते हैं। तो 8 प्लस 5 कितना, 9 10 11 12 13, यानी 13 सेकेंड पे बच्चों, 13 सेकेंड पे वो फिर से कहां रहेगा, तो यहां पे क्या है, दिस इज 2 ना, दिस इज 2,8, दिस इज 5,5। अब ये पॉइंट कौन सा है बच्चों, 8 और 5 13 13 है ये, और ये 2 प्लस 5 कितना होगा, 2 प्लस 5 कितना होगा बच्चों, तो 7 होगा। तो इस वाले पॉइंट पे वो कितना पे रहेगा, 7 पे रहेगा, मतलब मूव करके यहां पे कहीं आ गया रहेगा। दिस पोजिशन विल बी इक्वल टू x में 13 है, x में 13 एंड y में 7। यहां पे क्या लिखेंगे, x में 8 एंड y में 2। पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं। तो यहां पे आ गया बच्चों। और फिर से इसके बाद 13 सेकेंड के बाद फिर से क्या होगा, 3 सेकेंड के लिए वो पीछे जाएगा, यानी 16 सेकेंड पे जब बच्चों हम बात कर रहे हैं तो उसका पोजीशन कितना है, 4 है। तो 16 सेकेंड पे फिर से वो नीचे आ गया है, और उसका पोजीशन कितना आ गया, उसका पोजीशन 4 आ गया। तो 4,16, सॉरी 16,4, 16,4। अगेन बात कर रहे हैं, तो अगेन फिर से वो 5 कदम आगे चला होगा। तो 21 सेकेंड मान लो ये रहा, 21 सेकेंड में फिर से वो 5 कदम आगे चल गया है। ठीक है, तो 6 पहले 4 था, 4 प्लस 5 कितना हो गया, 9। तो 21,9, दिस पोजीशन इज 21,9। और फिर से क्या हुआ है, फिर से वो पीछे 3 कदम चला है, तो 21 और 3 कितना हो गया, 24 हो गया। और ये कितना है, ये 9 मीटर पे था, तो 9 मीटर से 3 मीटर पीछे चला गया, तो कितना जाएगा, 6 मीटर पे आ जाएगा। तो वो यहाँ पे है 6 मीटर पे, दिस इज 24,6। फिर से 5 कदम आगे चलेगा, तो 24 प्लस 5 कितना होगा, तो 24 प्लस 5, ये कुछ 21 22 23 24 25 26 27 28 29 29 सेकेंड। तो बच्चों अब देखो इस बार वो 29 सेकेंड पे कितना पे आ जाएगा, तो पहले 6 पे था, तो 6 और 5 कितना, 11। तो दिस इज 29,11। और इसके बाद 29 के बाद फिर से वो क्या होगा,
3 स्टेप पीछे जाएगा तो 30, 31, 32, दिस इज 32 सेकेंड, और यहाँ पे 11 से 3 पीछे चला गया है तो 11 माइनस 3 विल बी इक्वल टू 8। तो इस पॉइंट पे बच्चों वो शराबी यहाँ पे रहेगा 32,8। अगर इसके बाद बात करते हैं तो 32 के बाद बस वो 5 सेकंड के लिए और चला है, यानी 32 प्लस 5 कितना होगा, 32 प्लस 5 विल बी इक्वल टू 37, एंड एट 37 सेकंड ही इज एट x इक्वल्स टू 11, तो दिस इज 37,11। इस वाले पॉइंट पे आकर के वो क्या हुआ, वो गड्ढे में आकर के गिर गया। इधर टाइम था सेकंड में। ओके बच्चों, तो दिस इज पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ दैट शराबी। ओके बच्चों, आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी अच्छे से समझ में आया होगा। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, और इसके बाद मिलते हैं आप नेक्स्ट लेक्चर में। नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूंगा। इसके पहले अगर आप चाहिए तो आप घर पे उस क्वेश्चंस को ऑलरेडी पहले से कंटिन्यू कीजिए, सोल्व करने की कोशिश कीजिए, आपसे सोल्व हो सकता है, मुझे विश्वास है। आप अगर घर पे भी कोशिश करेंगे तो उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व होंगे। जरूरी नहीं है सारे के सारे सोल्व हों, लेकिन कुछ ना कुछ तो सोल्व होंगे। 5 क्वेश्चन, 10 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन सोल्व होंगे, किसी से 3 क्वेश्चन सोल्व होंगे। घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, एक भी सोल्व नहीं हो तभी घबराने की जरूरत नहीं है। बस आपको मेहनत करते रहना अपनी तरफ से, और वो तो मैं सिखा ही दूंगा आपको। इधर क्वेश्चन एक क्वेश्चन तो हम डिस्कस कर ही रहे हैं। ओके बच्चों, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे। प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।